आज हम एडिशन ऑफ वेव से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिशन होते हैं इन वेव्स, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। तो एडिशन के लिए जो फेनोमेना हम वेव्स में देखने वाले हैं, सबसे पहला आपका है इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कब होता है? व्हेन वेव्स कमिंग फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस। कोहेरेंट का मतलब क्या है वो भी हम देखने वाले हैं, अभी फिलहाल लिख लो बस, एड अप। तो दो कोहेरेंट सोर्सेस अगर है और उनसे जो वेव्स है वो अगर किसी पॉइंट पे एड अप होते हैं तो जो फेनोमेना हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। ठीक है, सिमिलरली जो दूसरा आपका है वेव एडिशन, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। पहला लिख लिया ना सबने? तो अगला देखो स्टैंडिंग वेव कब बनता है? व्हेन अ ट्रैवलिंग वेव and its reflected wave add up। तो उस टाइम पे आपका स्टैंडिंग वेव बनता है ऑन अ फाइनाइट स्ट्रिंग मान लो। ठीक है, तो आपका एक स्ट्रिंग है और इधर से आपने एक पल्स भेजा और इसका जो रिफ्लेक्टेड पल्स है वो जब एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तब आपका स्टैंडिंग वेव बनता है। ठीक है, तो इसके बारे में और क्लैरिटी आपको आएगा। तभी फिलहाल बस क्या क्या फेनोमेनाज है एडिशन के वो हम देख रहे हैं। ठीक है, फिर अगला आपका जो है टाइप ऑफ एडिशन दैट इज बीट्स। ठीक है, तो बीट्स कब बनता है? व्हेन टू वेव्स having slightly different frequency add up। तो अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के वेव्स ऐड अप होते हैं तो इन सच ए केस हमारा बीट्स जो है वो बनता है। ठीक है, तो ये आपके तीन मेजर टाइप्स ऑफ एडिशन है और उनके जो फेनोमेनास हैं। तो इतना लिख लो पहले। और जो बीट फेनोमेना है ये हमारा इस चैप्टर में है या नहीं? नहीं, इस चैप्टर में हम बस स्टैंडिंग वेव देखेंगे। इंटरफेरेंस और बीट्स हम साउंड वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। ठीक है, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वेव। तो हर डिफरेंट टाइप ऑफ वेव जो है, हर वेव में ये तीन टाइप के एडिशन फेनोमेनाज आपके हो सकते हैं। स्ट्रिंग वाले में स्टैंडिंग वेव जो है बस वही आपको विजिबल होता है, बाकी इंटरफेरेंस और बीट्स बहुत ही रेयरली बनते हैं। तो इस चैप्टर में इसलिए हम स्टैंडिंग वेव के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीन जो आपके एडिशन वाले फेनोमेना हैं दीज आर कॉमन टू ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स। ठीक है, जितने भी आपके वेव्स हैं सब में ये बन सकता है। ठीक है, और इनका जो डिफरेंट टाइप के जो इनका नेचर है, कब कब होता है, ठीक है, वो चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कोहेरेंट सोर्सेस क्या है। लिख लिया इतना? ठीक
ठीक है, तो अगला देखो टाइप्स ऑफ सोर्सेस। पहला आपका कोहेरेंट सोर्सेस, which basically means two sources which have a constant phase difference. Constant or zero phase difference between them with respect to time are said to be coherent sources. ठीक है, तो उनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो सेम रहना चाहिए, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा। तो इसका जो आउटकम निकल के आता है, फाइव वन अगर आपका मान लो के एक्स माइनस ओमेगा टी है, या और फाइव टू चलो मान लो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, या प्लस कुछ भी आप मान लो, पाई बाई टू मान लो, पाई बाई थ्री मान लो, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस लो डेल्टा फाइव, क्या आएगा, फाइव टू माइनस फाइव वन वुड बी इक्वल्स टू पाई बाई थ्री। तो ये टाइम के साथ डिपेंडेंट है क्या, तो द इनिशियल फेज डिफरेंस डज नॉट हैव एनी टाइम फैक्टर एसोसिएटेड विद इट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो मतलब अगर आपके पास दो सोर्सेज है S1 और S2, इसमें से जो वेव निकल रहा है और इसमें से जो वेव निकल रहा है, दोनों वेव्स में निकलते टाइम कितना का फेज डिफरेंस है, पाई बाई थ्री, ठीक है। और ये चीज़ कांस्टेंट है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा। तो उस टाइप, तो इन दोनों सोर्सेज को S1 और S2 का हम क्या बोलेंगे, S1 S2 आर कोहेरेंट टू ईच अदर, ठीक है। अब ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, बट टाइम कांस्टेंट होना चाहिए, पाई बाई फोर, चाहे ज़ीरो हो गया, चाहे पाई बाई 12 रहा, कुछ भी रहा, बट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप के सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेस। और इसका आउटकम क्या निकल के आता है, अगर आपके सोर्सेस कोहेरेंट है तो आउटकम निकल के आता है उसका के और ओमेगा दोनों का सेम होगा, ठीक है। अगर ओमेगा डिफरेंट है देखो तो क्या होगा, टाइम का फैक्टर आ जाएगा डिफरेंस लोगे तो, ठीक है। अगर यहाँ पे ओमेगा वन होता, ये ओमेगा टू होता, तो ये पाई बाई थ्री तो रहता ही, प्लस एक ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी, ये भी आता। समझ में आ रहा है ये चीज़, क्लियर? तो टाइम का फैक्टर भी आ जाता है यहाँ पे। तो ओमेगा और के दोनों आपके सेम होने चाहिए, तभी जाके कोहेरेंट सोर्सेस बनते हैं। तो इसका आउटकम आप ये भी लिख के रखो, के एंड ओमेगा आर सेम फॉर टू कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है,
लिख लिया। सिमिलरली इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या होगा, फेज डिफरेंस टाइम डिपेंडेंट रहेगा और के और ओमेगा नॉट नेसेसरली सेम। तो ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेज जो है इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेव्स जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम स्ट्रिंग वेव्स देख रहे हैं, ठीक है, अगले चैप्टर में हम साउंड का वेव देखेंगे। उसके बाद 12th में भी वेव ऑप्टिक्स करके भी चैप्टर आएगा, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे। तो ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस का जो आइडिया है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज चैप्टर्स, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में क्या है, टू सोर्सेस whose phase difference changes with respect to time, ठीक है। तो यहाँ पे बेटर है कि आप इनिशियल फेज डिफरेंस भी लिख कर रखो, कांस्टेंट और ज़ीरो इनिशियल फेज डिफरेंस, मतलब निकलते टाइम जो फेज डिफरेंस है उसकी बात चल रही है। तो whose initial phase difference varies with time। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आउटकम, के एंड ओमेगा आर डिफरेंट। सर स्क्रीन ब्लैक हो गई। ठीक है, हो गया, लिख लिया सबने। हाँ सर। अभी देखो, सबसे पहले स्टैंडिंग वेव के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो स्टैंडिंग वेव को समझने से पहले दो और फेनोमेना हमें देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम अ बाउंड्री। ठीक है, तो आपके पास अगर एक बाउंड्री है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन किसी भी वेव का कैसा होता है, ठीक है, किसी भी नहीं, ट्रांसवर्स वेव का कैसा होता है वो हम देखने वाले हैं। दिस इज फॉर ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके बाउंड्रीज रहेंगे, एक फिक्स्ड बाउंड्री और एक फ्री बाउंड्री। तो सबसे पहला आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड देखते हैं। तो ये मान लो एक आपका वेव पल्स है एंड दिस वेव पल्स इज फिक्स्ड टू अ वॉल एट वन ऑफ द एंड, और इस पे आपने एक पल्स भेजा, ठीक है, और ये पल्स आपका टुवर्ड्स राइट ट्रैवल करता हुआ जाएगा। तो जैसे ही ये पल्स आपका इस पॉइंट पे पहुंचेगा, ठीक है, जो एंड है, तो क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ऊपर जा पाएगा क्या? ये कहीं नहीं जा सकता बिकॉज इट इज फिक्स्ड टू द वॉल। बट इसकी एक टेंडेंसी, अब ये वेव आपका इधर से जब गुजरेगा
तो ये जो पॉइंट है इसकी एक टेंडेंसी रहेगी ऊपर चढ़ने की, ठीक है, वेव पल्स को फॉलो करना चाहिए ना उसको। तो जैसे जैसे वेव पल्स इधर से गुजरेगा इस पॉइंट की एक टेंडेंसी रहेगी ऊपर की तरफ चढ़ने की, बट ऊपर क्यों नहीं चढ़ पाएगा, बिकॉज वॉल उस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर है चीज? यस अब देखो यहाँ पे ये पल्स हमारा ऐसा बना ही क्यों, बिकॉज हमने एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाया था, ठीक है। तो अगर आपको पल्स बनाना है किसी भी स्ट्रिंग में तो हम इसको ऐसा करके बस मूवमेंट देते हैं और उसके बाद फिर वो अपने आप ट्रैवल करता हुआ चला जाता है। तो अगर आप नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, एक नीचे में एक पल्स बनेगा ऐसा, और ये आगे बढ़ेगा। अगर आप ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे तो एक ऐसा पल्स बन के आगे की तरफ ट्रैवल करता हुआ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है? यस सर। तो इधर से जो लेफ्ट वाला एंड है वहाँ पे हमने फोर्स ऊपर की तरफ लगाया था, इसीलिए एक अपवर्ड पल्स बना। और ये पल्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, जैसे लास्ट एंड पे पहुँचेगा वहाँ पे क्या होगा, द पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल को अगर मैं ए बोलूँ, ठीक है, पार्टिकल ए विल ट्राई टू मूव अप, move upward as the pulse reaches to the right end, ठीक है, but it will not be able to move up as the right end is fixed, but being fixed to the wall, it will not move up, या फिर मूव भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नाउ ड्यू टू इट्स टेंडेंसी एक रहेगा टू मूव अप, क्या होगा, द वॉल इन रिटर्न will apply a force in the downward direction, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है? तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो दिस इज एफ वॉल, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन वाला पल्स है, तो अब देखो इधर क्या हो रहा है, इस पॉइंट को वॉल नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा, तो एक उल्टा पल्स बनेगा, और ये क्या करेगा, इस तरफ ट्रेवल करता हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अभी दिस इज योर रिफ्लेक्टेड पल्स, ठीक है, जो उल्टा बन के ट्रेवल करता हुआ जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। तो यहाँ पे आप ये भी चीज़ लिख कर रख लो कि नाउ ड्यू टू डाउनवर्ड एफ वॉल an inverted pulse is created and it moves from left end to right end. Sorry, right to left, ठीक है। तो ये आपका इन रिफ्लेक्टेड वेव जो है ऐसे बनता है,
ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। ये आगे भी लिखेंगे, फिलहाल आप इतना ही लिख लो। जी, अगला देखते हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड। तो ये आपका एक स्ट्रिंग है, मान लो इट इज़ कनेक्टेड टू अ मासलेस रिंग एट वन एंड, और ये रिंग जो है इट इज़ फ्री टू मूव ऑन अ रॉड। तो यहाँ पे आप देखो ये पल्स जैसे आप बना रहे हो, ठीक है, अपवर्ड फोर्स आपको एक लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये पल्स आपका बना, ये आपका आगे ट्रैवल करता हो जाएगा, और ये पल्स जैसे इस वाले एंड पे पहुंचेगा, ठीक है, ये मान लो पॉइंट ए है, और वेव आपका पल्स, इंसिडेंट पल्स जैसे यहाँ पे पहुंचा, अब क्या होगा, पॉइंट ए की टेंडेंसी रहेगी ऊपर मूव करने की, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ऊपर मूव करेगा नहीं करेगा। इट इज़ फ्री टू मूव, तो ऊपर जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब जैसे ही ऊपर पहुंचा वो, ड्यू टू ग्रेविटी वापस नीचे आना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, ग्रेविटी उस पर नीचे लगेगा, ठीक है। तो एफ ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगा, तो वो क्या करेगा, पॉइंट ए जैसे ऊपर गया उसको वापस नीचे लेके आएगा। तो नीचे जैसे ही आएगा वो ऊपर से, ठीक है, इस पॉइंट से नीचे नहीं जा रहा, ठीक है, वो ऊपर से नीचे आएगा जैसे ही, तो क्या होगा, एक नया वेव इस तरफ बनेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज़। तो ऊपर वाले पॉइंट से जैसे एज इट इज़ नीचे आएगा, तो ये जो वेव है ये इधर निकलेगा बाहर, और ये पॉइंट जैसे नीचे आया तो ये आपका पल्स बाहर आ गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द फ्री एंड। As the wave reaches the right end, the particle A moves up and then again comes down, on its own due to gravity, and thereby sending an erect pulse towards left in the string, ठीक है। तो फ्री एंड से जब पल्स आपका रिफ्लेक्ट होकर आता है तो उसमें कोई भी आपका इन्वर्शन नहीं होता, ठीक है। फिक्स्ड एंड में इन्वर्शन होता है, फ्री एंड में कोई इन्वर्शन नहीं। तो अगर आप देखो यहाँ पे इक्वेशन के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, अगर y इक्वल्स टू ये इंसिडेंट वेव को जब हम लिखेंगे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे a साइन के एक्स प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, ये टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी रहेगा,
और जो रिफ्लेक्टेड होगा वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप लिख कर रखो। प्लस क्यों, बिकॉज वो टुवर्ड्स लेफ्ट चल रहा है इसलिए। सिमिलरली पिछले वाले में भी आपका है, वो भी लिखना पड़ेगा इक्वेशन। इतना लिख लो, पहले ख़त्म करो। सर एक सेकंड, इसका पिछला सेट लिखा। इसमें भी आप लिख लो y इंसिडेंट अगर आपका a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, y रिफ्लेक्टेड क्या होगा, एक प्लस ओमेगा। प्लस भी होगा और भी डिफरेंस रहेगा, एक इन्वर्टेड भी है, माइनस आएगा सामने एक। हाँ तो y रिफ्लेक्टेड वुड बी माइनस a साइन, माइनस आपको क्या बता रहा है कि वो इन्वर्टेड है, ठीक है। तो माइनस a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है। तो ये सामने वाला माइनस ये इन्वर्शन के लिए है, और ये प्लस टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है इसलिए। क्लियर है ये चीज़, समझ में आ रहा है? यस सर। नोट में ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव, ऑफ एनी वेव लिख लो बेटर, बिटवीन टू मीडियम, ठीक है। तो कभी भी वेव जब आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आता है या फिर ट्रैवल करता हुआ दूसरे मीडियम में चला गया, इन ऑल सच फेनोमेना जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीज़न बीइंग दैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने के लिए अकेला सोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब तक सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो बीच में ऐसा कभी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आप लिख कर रखो, द फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय द सोर्स ओनली। And cannot change until the source is affected. ठीक है। However, बाकी चीज़ें चेंज हो सकती है, वेव लेंथ चेंज हो जाता है, ठीक है, वेलोसिटी भी एडजस्ट हो जाता है, बट फ्रीक्वेंसी आपका हमेशा सेम रहेगा। हाउएवर वेलोसिटी एंड वेव लेंथ एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो कि अगर ऑब्वियसली एक वेव अगर एक लाइटर मीडियम से एक डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो घट जाने वाली है,
ठीक है। एंड ऑल्सो वी नो दैट v इज लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अगर v चेंज हो रहा है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी और वेवलेंथ का चेंज क्यों आ रहा है? दैट्स बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन दैट वी नो, v इज लैम्डा टाइम्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वेव वेलोसिटी का बेसिक रिलेशन है, ये हमें पता है। तो यहाँ पे देखो, अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, फ्रीक्वेंसी का कांस्टेंट है, ठीक है, बट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपका वेव जाता है, वेलोसिटी में फ़र्क आएगा डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी कितना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होगा। अगर आपका हैवियर मीडियम है वेलोसिटी घट जाएगा, अगर आपका लाइटर मीडियम है वेलोसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो लैम्डा में भी चेंजेस आने पड़ेंगे टू कीप द इक्वेशन वैलिड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए वेलोसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे। क्लियर है चीज़? तो अगर वेलोसिटी घट गया तो क्या होगा? तो v बाई लैम्डा कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी घटा, लैम्डा भी घटेगा, वेलोसिटी बढ़ा तो लैम्डा भी बढ़ेगा प्रोपोर्शनली, सो दैट द डिविजन रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है चीज़? तो देयरफॉर आप लिख सकते हो v बाय लैम्डा इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, हेंस इन अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम में क्या होगा? v एंड लैम्डा डिक्रीज होंगे, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप लिख रहे हो। लिख लिया? इतना हो गया? Yes, sir. ठीक है। तो अभी देखो, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स बिटवीन टू स्ट्रिंग्स। कंपोजिट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपके पास दो अलग अलग टाइप के स्ट्रिंग्स रहेंगे, दो जो एक दूसरे से अटैच कर रखा होगा, ठीक है। तो मान लो एक बार इस साइड हैवी है और दूसरा आपका लाइट है, ठीक है। तो ये हैवी स्ट्रिंग है एंड दिस इज अ लाइट स्ट्रिंग। तो एक पल्स आपने इस पे भेजा, तो ये पल्स जब ट्रैवल करता हुआ जाएगा तो यहाँ बाउंड्री में क्या होने वाला है वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका स्ट्रिंग हैवी है और ये स्ट्रिंग आपका क्या है, लाइट। तो मैं बोल सकता हूँ इस स्ट्रिंग का जो एंड है, जहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है,
एंड होने के बाद जो उसको मिल रहा है, या पॉइंट ए अगर हम बात करें इस पॉइंट की, पॉइंट ए इज लोकेटेड एट अ रिलेटिवली लाइटर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जब आपका वेव इधर पहुंचेगा तो पॉइंट ए आराम से ऊपर चढ़ जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रहा है, क्योंकि अगला पॉइंट आपका लाइटर है। तो जैसे ही पॉइंट ए की टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, तो ये लाइटर स्ट्रिंग उसको रोक नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो यहाँ पे बिहेवियर क्या मिलने वाला है, व्हेन द पल्स रीचेस पॉइंट ए द बिहेवियर वुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ फ्री एंड, ठीक है। यहाँ पे आपका जो फ्री एंड में हमने देखा था केस, वैसा ही पॉइंट ए यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा था, उसको कोई रोकने वाला था, यहाँ पे कोई उसको रोकने वाला था, मतलब रोक नहीं पा रहा था उसको। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वही चीज़, जैसे ये पल्स इधर पहुँचा, पॉइंट ए आपका ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बट ऑन द अदर साइड बीइंग अ लाइट स्ट्रिंग इट विल नॉट एबल टू स्टॉप पॉइंट ए बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द हैवियर स्ट्रिंग। उसके पास ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, लाइट स्ट्रिंग उसको नहीं रोक पाएगा। क्लियर है ये चीज़। तो यहाँ पे बिहेवियर आपको क्या मिलेगा, इट विल बी लाइक अ फ्री एंड, द बिहेवियर ऑफ द जंक्शन वुड बी लाइक अ फ्री एंड। तो क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे ये पल्स पहुंचा, दो टाइप के वेव्स आपके और जनरेट होने वाले हैं। दो टाइप के वेव्स कौन सा है, एक हैवी स्ट्रिंग में रिफ्लेक्टेड वेव और एक लाइट स्ट्रिंग में ट्रांसमिटेड वेव, दो आपके बनेंगे। तो हैवी स्ट्रिंग में जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो लाइट या फ्री एंड की तरह बनने वाला है, ठीक है, इन्वर्शन नहीं होगा, ऐसे ही वापस आ जाएगा। और लाइट में जो ट्रांसमिटेड वेव है वो हमेशा इसी शेप का, जिस शेप का आपका इंसिडेंट था उसी शेप का वो ट्रांसमिट होके निकल जाता है, ठीक है। तो जो ये इंसिडेंट वेव है वो जंक्शन पे दो वेव्स में डिवाइड अप होगा, एक जो रिफ्लेक्टेड है और दूसरा जो ट्रांसमिटेड है, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड का शेप हमेशा ऐसा ही रहेगा, सेम एज द इंसिडेंट। रिफ्लेक्टेड का क्या होगा, दैट वुड डिपेंड कि पॉइंट ए किस टाइप के मीडियम के साथ कनेक्टेड है। अगर लाइट ऑन द अदर साइड अगर लाइट है मीडियम, तो पॉइंट ए विल शो द सेम बिहेवियर एज दैट ऑफ अ फ्री एंड इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ऑन द अदर हैंड ये लाइट होता और इधर आपका हैवी होता, तो पॉइंट ए का बिहेवियर कैसा होता, सेम एज दैट ऑफ अ फिक्स्ड एंड ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। तो वहाँ पे रिफ्लेक्टेड वेव आपका इन्वर्ट हो गया था। समझ में आ रहा है ये चीज़, Yes. ठीक है। तो यहाँ पे आप वही चीज़ लिखो, ये पॉइंट ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो रिफ्लेक्टेड है वो ऐसा आएगा, दिस इज़ योर इंसिडेंट, दिस इज़ योर रिफ्लेक्टेड एंड दिस इज़ योर ट्रांसमिटेड, ठीक है। तो एज द पल्स reaches A, it tries to move up, but since the string on the other side is light, its movement is not restricted. ठीक है। तो मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं होता, एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड वेव shows free end behavior, ठीक है। However, the transmitted wave in the light string, या जनरल आइडिया लिख लेते हैं, द ट्रांसमिटेड वेव हैज द same shape
एज द इंसिडेंट वेव। ठीक है, ट्रांसमिटेड का हमेशा शेप सेम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे y इंसिडेंट मान लो ai साइन। तो यहाँ पे देखो दोनों स्ट्रिंग का डेंसिटी भी अलग अलग है। तो अगर हम हैवी स्ट्रिंग की बात करें तो पहले देख लो, उसके बाद आराम से लिख लेना इसको, इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ है। हैवी स्ट्रिंग में वेव की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या होगा, इसमें और इसमें दोनों में फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओमेगा, फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं है तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं है तो ओमेगा में भी फ़र्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो इधर आपका v1 वगैरह होगा। ठीक है, स्पीड, तो v1 और k1 वेव लेंथ में भी फ़र्क है। वेव लेंथ में फ़र्क है तो एंगुलर वेव नंबर में भी फ़र्क रहेगा, बिकॉज k कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा। क्लियर है ये चीज़। तो इसमें अगर आप v1 और k1 मानो और ओमेगा, दूसरे स्ट्रिंग में क्या मानना पड़ेगा आपको, v2 k2 एंड ओमेगा। क्लियर है। तो y इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट वेव पल्स का इक्वेशन ai साइन kx माइनस ओमेगा टी टुवर्ड्स राइट जा रहा है। क्लियर है। ठीक है, ये k की जगह क्या आएगा, k1। ठीक है, तो हियर वी विल बी हैविंग k1। y रिफ्लेक्टेड क्या होगा, दिस वुड बी AR साइन k1 ही रहने वाला है, इसका सेम ही स्ट्रिंग में वापस आ रहा है रिफ्लेक्टेड, प्लस ओमेगा टी। ठीक है, और आपका जो ट्रांसमिटेड है वो क्या बनेगा, उसका इक्वेशन AT साइन क्या k2x हो जाएगा माइनस ओमेगा टी, टुवर्ड्स राइट ही जा रहा है वो। तो ये आपके डिफरेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम ये भी निकालेंगे कि तीनों में क्या रिलेशन है, AI AR और AT कितना कितना होता है, वो भी हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना लिख लो। उसी का अगर दूसरा वर्जन देखें, सर 1 मिनट और दिखाऊं। ठीक है, अगला भी बनाने का ट्राई करो। लेफ्ट वाला लाइट ले लो, राइट वाला हैवी ले लो। हो गया सर। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये आपका इंसिडेंट पल्स। अभी रिफ्लेक्टेड कैसा होगा बताओ, इन्वर्ट हो क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो है वो इन्वर्ट हो के आएगा, और ट्रांसमिटेड जो है वो ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट A बनाओ तो वही ये आपका v1 k1 ओमेगा, v2 k2 ओमेगा। तो पॉइंट A, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा ही सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट A विल behave as that of a fixed end। ठीक है, yi अगर आपका ai साइन kx माइनस k1x माइनस ओमेगा टी है। ठीक है, तो y रिफ्लेक्टेड क्या होगा, माइनस AR माइनस साइन k1x प्लस ओमेगा टी, और y ट्रांसमिटेड आपका होगा
AT साइन k2x माइनस ओमेगा टी। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो इसका मैथमेटिक्स वाले पार्ट में आते हैं। तो मैथमेटिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो आपका ये एक स्ट्रिंग, इसके साथ एक और स्ट्रिंग लगा हुआ है। तो आपका इंसिडेंट आ रहा है और इसी इंसिडेंट से क्या बना आपका ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बना। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ सॉरी एम्पलीट्यूड जो है उनका आपको ध्यान रखना है। ऑब्वियसली वो छोटा ही होगा इंसिडेंट से। ठीक है, तो पिछले वाले केसेस में हमने इतना ध्यान दिया नहीं, बट अभी ये रिफ्लेक्टेड हो गया और ये मान लो आपका ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो ये इंसिडेंट से रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड आपका बन रहा है। ठीक है, तो एक तो जो भी पावर इंसिडेंट लेके जा रहा था वही पावर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। बताओ, पावर आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो जितना इसके पास रहा था एनर्जी कंजर्वेशन से वही इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है ये चीज़? हाँ यस सर। तो पावर equation 1 is based on energy. Power incident will be equals to power reflected plus power transmitted। एक तो ये। ठीक है, तो इससे आपका क्या इक्वेशन बनता है, लेट अस सी। इंसिडेंट का पावर कैसे लिखते हैं बताओ, पावर कैसे लिखा जाता है? पावर इन स्ट्रिंग हाफ, पावर कितना था स्ट्रिंग में, हाफ म्यू ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर वी। ठीक है, तो पुट करो, इसका इक्वेशन बनाओ, ट्राई करो। इसमें आपका मान लो v1 k1 ओमेगा, इसमें v2 k2 ओमेगा, और इसमें म्यू1 था और इसमें म्यू2। मास पर यूनिट लेंथ भी दोनों का अलग अलग रहने वाला है। तो म्यू1 ए आई स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर v1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ म्यू1 ए रिफ्लेक्टेड स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर v1 प्लस हाफ म्यू2 ए ट्रांसमिटेड स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर v2। यही होगा इक्वेशन, बताओ। अब देखो दोनों स्ट्रिंग एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अगर टेंशन रहेगा तो दोनों में सेम रहेगा। इस पॉइंट, ये पॉइंट कहीं जा रहा है क्या, दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग लेफ्ट और राइट, तो टेंशन इस साइड अगर T1 है, इस साइड अगर T2 है, तो T1 क्या होगा, T1 वुड बी इक्वल्स टू T2। क्लियर है ये चीज़? तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, टेंशन विल बी द सेम इन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ओमेगा स्क्वायर सारे कैंसिल करो और हाफ भी सारे कैंसिल करो। ठीक है, तो ए आई स्क्वायर म्यू1 v1 इज ए आर स्क्वायर म्यू1 v1 प्लस ए टी स्क्वायर म्यू2 v2। ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है देखो, ए आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस म्यू2 v2 बाई म्यू1 v1
AT²। μ2 और μ1 को कन्वर्ट करो और V2 के V2 और V1 के फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, तो हमें क्या बताया, V इक्वल्स टू √T/μ है। तो μ2 को आप लिख सकते हो T बाई T², T बाई V2² इंटू V2, और ये क्या बन जाएगा, μ1 आपका बन जाएगा T बाई V1² इंटू V1 इंटू AT²। ये चीज़ समझ में आ रहा है? ये कैंसिल हो जाएगा, ये गया, ये भी गया। तो फाइनली आपका इक्वेशन क्या आएगा, तो एक अच्छा सा इक्वेशन आ गया। दिस गिव्स अस AI, सॉरी ये स्क्वायर था, AR² प्लस ये V1 ऊपर चला जाएगा, V1 बाई V2 AT²। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन चाहिए, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें AR कितना है और AT कितना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ AI, ये हमें चाहिए। ठीक है, बिकॉज इंसिडेंट के बारे में पता रहेगा, रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड के बारे में हमें बताना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ वाला पॉइंट जो है इसको आप A पॉइंट लिख कर रखो। इतना लिख लिया? यस सर। तो अब देखो यहाँ पे कैसे निकालें दूसरा इक्वेशन। तो जब ये रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव बन रहा था, ठीक है, तो पॉइंट ए पे जो भी ग्राफ रहा होगा, ठीक है, वो कंटिन्यूस रहा होगा। ठीक है, ऐसा आपको रियल लाइफ फिनोमेना में ऐसे एब्रप्ट चेंजेस आपको नहीं मिलते। तो पॉइंट ए पे जो भी आपका ग्राफ था, व्हेन रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड वेयर बीइंग फॉर्म्ड, उस टाइम पे पॉइंट ए का जो ग्राफ था दैट वुड बी कंटिन्यूस। तो अगर कंटिन्यूस है तो चाहे आप इस साइड से देखो चाहे आप इस साइड से देखो, दोनों साइड से क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब स्लोप जो है वो आपका सेम रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। यस सर। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी हुआ है आप लोगों का। तो कंटिन्यूस ग्राफ में चाहे आप राइट से टेंड करो चाहे आप लेफ्ट से टेंड करो, अगर कंटिन्यूस है तो आपका जो भी, और डिफरेंशियल भी अगर है तो आपका मतलब कि स्लोप जो है, चाहे आप लेफ्ट से चाहे आप राइट से, दोनों साइड से आओगे तो स्लोप आपका सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो पॉइंट ए का स्लोप अगर आप देखो राइट साइड के हिसाब से, पॉइंट ए का जो भी आपका स्लोप रहेगा या एम्पलीट्यूड रहेगा वो आपका कितना होगा, 80 के बराबर, बस बिकॉज इस वेव में आपका 80 ही जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लेफ्ट वाले स्ट्रिंग के हिसाब से देखो तो जब ये आपका बन रहा था रिफ्लेक्टेड, तो लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में क्या है, इधर आपका AI भी था और यहाँ से आपका रिफ्लेक्टेड भी बन रहा था, तो दोनों का रिजल्टेंट आपका पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड बता रहा था। ठीक है, तो व्हेन, सर हाँ सर जो आपने अभी बोला उसको रिपीट करो। जब आपका ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड वेव बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक साथ सब चीज़ प्रेजेंट है। AI भी है उस टाइम पे जब बन रहा था, AI भी है, AT भी है, AR भी है। ठीक है, तो पॉइंट ए का रिजल्टेंट जो होगा, आप अगर आप राइट स्ट्रिंग के हिसाब से देखो तो एम्पलीट्यूड कितना होगा, 80 बस, बिकॉज राइट स्ट्रिंग में आगे 80 ही चलेगा। ठीक है, अगर आप लेफ्ट स्ट्रिंग के हिसाब से देखो तो यहाँ पे
इंसिडेंट भी प्रेजेंट है और रिफ्लेक्टेड भी प्रेजेंट है, इन दोनों का नेट जो भी रहेगा वही पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो सिंस इट इज़ डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, तो आप लेफ्ट स्ट्रिंग के हिसाब से जो आर्गूमेंट है और राइट स्ट्रिंग के हिसाब से जो भी आर्गूमेंट है एम्पलीट्यूड का, दोनों आपके क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? हाँ, आई से दोनों अभी बन रहे हैं, तो आई भी है, इससे अभी ट्रांसमिटेड भी बन रहा है और रिफ्लेक्टेड भी बन रहा है। ठीक है, आई पूरा इधर से गुजरा नहीं है, ट्रांसमिटेड जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है, रिफ्लेक्टेड जस्ट बनना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड लेफ्ट में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से भी सेटिस्फाई होना चाहिए, पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड राइट में जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो सिंस राइट में बस अकेला ए टी ही फाइनली निकलेगा, तो पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड ए टी के हिसाब से रहेगा अकॉर्डिंग टू द राइट स्ट्रिंग। ठीक है, बट पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड लेफ्ट स्ट्रिंग के हिसाब से क्या है, जब पहुंचा तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों बन रहे थे, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का नेट रिजल्ट पॉइंट ए का एम्पलीट्यूड बताएगा। दिस इज एज पर लेफ्ट स्ट्रिंग, बट सिंस द स्ट्रिंग इज कंटिन्यूअस, लेफ्ट का आर्गूमेंट और राइट का आर्गूमेंट दोनों आपके क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो व्हेन द पल्स या इंसिडेंट पल्स reaches the junction, all the three waves are being formed simultaneously. AI, incident, reflected and transmitted are present simultaneously. And the string is continuous at the junction. ठीक है, as a result the argument for amplitude of A should be satisfied by both left and right string. ठीक है, तो अभी देखो एम्पलीट्यूड एज पर एम्पलीट्यूड ऑफ ए एज पर लेफ्ट स्ट्रिंग कितना होगा, दिस वुड बी ए आई प्लस ए आर, दोनों का सम के हिसाब से होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ ए एज पर राइट स्ट्रिंग कितना होगा, ओनली 80। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, अब एम्पलीट्यूड ए का तो एक ही है, तो दोनों आपके सेम ही होने चाहिए। तो दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। तो अभी हमें दो इक्वेशन मिल गए, अब दोनों को हमें क्या करना, सॉल्व करना है बस, ए आई और ए आर निकालने के लिए। कितना लिख लो जल्दी, दो इक्वेशन आपका, एक तो क्या है, तो पहला ए आई स्क्वायर इज ए आर स्क्वायर प्लस वी वन बाई वी टू ए टी स्क्वायर, और दूसरा ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी। क्लियर है चीज? तो अभी इसका सॉल्व हो जाएगा।
यहाँ पे आपको क्या करना है, सब कुछ आपको AI के टर्म्स में निकालना है। तो 80 को आप AI प्लस AR लिख दो। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक AR आएगा। सिमिलरली AR को आप इसमें पुट करोगे तो आपका AI आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट जो है इसको आपको निकालना है एज अ होमवर्क। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हो गया सबका, लिख लिया इतना। हाँ सर। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं। ठीक है, Please like, share and subscribe and hit the bell icon for future updates.